हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 अगस्त 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है ऐतिहासिक रविवार। कल का दिन ऐतिहासिक रहा क्योंकि पीवी सिंधु जो हमारी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं इंडिया की, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। और ये कांस्य पदक उन्होंने ग्रेट जो चाइना की खिलाड़ी हैं उन्होंने उनको हराकर 21-13 और 21-15 से हराकर जीता है। हालांकि ये कांस्य पदक जीत पाई हैं। और अगर स्वर्ण पदक की बात करें तो चीन की चेन यू पेई ने स्वर्ण पदक जीता है। रविवार का दिन इसलिए भी खास रहा क्योंकि पुरुष हॉकी टीम जो है वो क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को हराकर 1980 के बाद आगे पहुंची है। यानी कि अभी तक इसका सफर यहीं तक रुक जाता था, लेकिन अब वो आगे बढ़ चुकी है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि रविवार का दिन अच्छा था। हालांकि निराशा भी हाथ लगी है। कई लोगों से जो पदक की उम्मीद थी वो हार भी गए हैं। आपको पता होगा कि ये ओलंपिक जो है ये 32वां ओलंपिक है। 32वां ओलंपिक है ये। और इसमें इस ओलंपिक का जो इतिहास है वो 1896 से 2016 तक का रहा है। और ये 2020 में होने थे टोक्यो ओलंपिक, लेकिन कोरोना काल की वजह से इसे 2021 में कराया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यूएनएससी बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं मोदी। आपने देखा होगा कि इस समय लगभग रोज ये न्यूज़ आ रही है क्योंकि 1 महीने की ही अध्यक्षता इसमें मिलती है अस्थायी सदस्यों को। और भारत को अगस्त 2021 की अध्यक्षता मिली है यूएनएससी में। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि यूएनएससी क्या होता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना है। इसकी शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना तथा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना भी इसमें शामिल है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगर हम सुरक्षा परिषद के महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो विश्व में सुरक्षा और शांति कायम करना, इसको कई अधिकार प्राप्त हैं। इसके साथ ही कई राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि ऐसे कई कार्य हैं जो सुरक्षा परिषद के अंतर्गत यानी कि उसकी सहायता से लिए जाते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश हैं जिनमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। 5 स्थायी सदस्यों के नाम हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। वहीं अगर हम बात करें कि जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर हर साल चुनाव किया जाता है जिसमें अस्थायी सदस्यों को महासभा 5 अस्थायी सदस्यों को चुनती है। अब न्यूज़ में देख लेते हैं। न्यूज़ में है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस अवसर को नहीं जाने देगा, यानी कि उसका उपयोग करेगा। भारत रविवार को 1 माह के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है। भारत ऐसे समय में यूएनएससी की अध्यक्षता करने जा रहा है जब वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी, समुद्री सुरक्षा, अफगानिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा काफी अहम है। ये सारे मुद्दे भारत के हितों को भी प्रभावित कर रहे हैं। बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनएससी के किसी एक कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत के प्रतिनिधि के तौर पर करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आगे बताया गया है कि यूएनएससी की तरफ से सोमवार को जारी किया गया एक बयान है जिसमें एजेंडे में अहम मुद्दों को शामिल करने के लिए भारत अपने अहम महत्वपूर्ण राजनीतिक साझेदार देशों जैसे फ्रांस, अमेरिका, रूस आदि के साथ लगातार संपर्क में है। भारत की तैयारियों को इस बात से समझा जा सकता है कि अगले 1 महीने के दौरान यूएनएससी में अलग अलग आयोजनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया है कि भारत मुख्य तौर पर सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति व समृद्धि पर जोर देगा। इससे पहले 1950, 1967, 1972, 1977, 1984,
1991, 2011 और अब 2021 में यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज है भारत और चीन सेना के बीच हॉटलाइन स्थापित। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये हॉटलाइन क्या होता है जो यहाँ पर न्यूज़ में है। देखिए, हॉटलाइन जो एक आप कह सकते हैं पहले तो कि राजनयिक स्तर की बातचीत से जब किसी देशों में बात नहीं बनती है, फिर मंत्री स्तर पर बातचीत शुरू होती है, इससे भी बात नहीं बनती है, तो आगे का रास्ता दोनों के प्रधानमंत्रियों की बातचीत से होकर निकलता है, लेकिन ये कई महीनों से बंद है। सीमा के तनाव के मद्देनज़र भले ही कुछ स्तरों पर बातचीत हो रही हो, लेकिन अधिकतर जो बातें हैं वो भारत और चीन के मध्य बंद हैं। तो इसके लिए ही हॉटलाइन जो आप कह सकते हैं कि व्यवस्था स्थापित की जाती है। तो अब ये हॉटलाइन क्या है कि अक्सर तनाव की स्थिति में हॉटलाइन पर दोनों देशों की बीच बातचीत होती है। ऐसी हेडलाइन अखबारों में पढ़ने को मिलती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि शांतिपूर्ण माहौल में हॉटलाइन बंद हो जाता है। दरअसल हॉटलाइन दो देशों के सैनिकों के बीच एक 1-to-1 कम्युनिकेशन का जरिया है। आम भाषा में इसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तरीके के तौर पर देखा जाता है। दोनों देशों की सीमा पर सैनिकों के बीच जो टुकड़ी तैनात रहती है उनके बीच बातचीत का ये एक जरिया होता है। भारत में इस तरह की हॉटलाइन की पूरी व्यवस्था डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी कि DGMO देखते हैं। इसके जरिए संदेश भेजने के अपने तय तरीके होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जो विनोद भाटिया हैं, जो भूतपूर्व थे, उन्होंने इसके बारे में ये जो बातें आपको बताई जा रही हैं बताया था। अब इसमें हॉटलाइन के नाम से ही पता चलता है कि दोनों की जो सेनाएं होती हैं उस पर लगातार बातचीत होती रहती है। इसके लिए एक तरीके से ड्यूटी भी अफसरों की लगाई जाती है कि अगर फ़ोन आता है तो उसमें किस तरीके से बात करनी है, क्या बात करनी है और क्या समस्याओं को लेकर, किस मुद्दे को लेकर किस हद तक जाना है, ये सब बातें इस हॉटलाइन के माध्यम से तय होती हैं। अब न्यूज़ देखते हैं कि सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी तरह की झड़प से बचने और विश्वास तथा सौहार्दपूर्ण संबंधों की भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों की तरफ से अहम पहल हुई है। रविवार को उत्तरी सिक्किम के कोंगरा लॉ में भारतीय सेना और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के खम्बा दजोंग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच हॉटलाइन स्थापित कर दी गई है। भारतीय सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि संयोग से रविवार यानी 1 अगस्त को PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी डे भी होता है। दोनों देशों के बीच यह छठी हॉटलाइन है, जिसके साथ ही पूर्वी लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में दोनों सेनाओं के बीच 2-2 हॉटलाइन हो गई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि असम और मिजोरम के बीच निकलने लगी है शांति की राह। अभी आपने लगातार न्यूज़ में देखा होगा कि जो 26 जुलाई को जो मुठभेड़ हुई थी, आप कह सकते हैं कि असम की पुलिस और मिजोरम की पुलिस में सीमा विवाद को लेकर, उसमें 6 असम पुलिसकर्मियों की जान भी चली गई थी। उसके बाद जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, आप कह सकते हैं जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, उन्होंने एक बयान जारी करके ट्वीट किया था कि कोई भी असम का नागरिक अब सीमा पार करके मिजोरम में नहीं जाएगा। अगर वो ऐसा जाता है तो उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, और जो लोग मिजोरम में रह रहे हैं असम के निवासी, उनको भी सतर्क रहने की सलाह दी गई थी। तो ये एक तरीके से भड़काऊ भाषण या ट्वीट माना जा रहा था उसको। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि असम और मिजोरम का ये विवाद है क्या। तो नॉर्थ ईस्ट में सीमा विवाद बहुत ही जटिल है। इस वजह से ही असम और मिजोरम के नागरिक अक्सर भिड़ते रहते हैं। असम और मिजोरम का जो वर्तमान बॉर्डर है वो लगभग 165 किलोमीटर लंबा है। यह उस समय से मौजूद है जब मिजोरम को लुसाई हिल्स के तौर पर जाना जाता था। लुसाई हिल्स असम का ही एक जिला था। 1875 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और नोटिफिकेशन के बाद लुसाई हिल्स काचर प्लेस से पूरी तरह से अलग हो चुका था। इसके बाद एक नोटिफिकेशन 1933 में भी जारी हुआ। इस साल जो नोटिफिकेशन आया उसमें लुसाई हिल्स और मणिपुर के बीच एक सीमा को रेखांकित किया गया। याद रखिएगा, लुसाई हिल्स और मणिपुर के बीच।
ये लुसाई हिल्स ही आगे चलकर मिजोरम बनेगा। मिजोरम के लोगों का मानना है कि सीमा को सन 1875 के नोटिफिकेशन के आधार पर रेखांकित करना था। यह नोटिफिकेशन बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन यानी कि BEFR एक्ट 1873 से तैयार किया गया था। मिजो नेताओं का कहना था कि पहले सन 1933 के आधार पर तय हुई सीमा का विरोध किया जा चुका है। उनका तर्क है कि सीमा का निर्धारण करते समय मिजो नागरिकों से पूछा भी नहीं गया था और इनमें उनकी सलाह भी नहीं ली गई थी। मिजो नेताओं की माने तो असम सरकार सन 1933 से 33 के सीमा निर्धारण को मानता है और संघर्ष की असली वजह यही है। असम और मिजोरम के बीच शांति की राह निकलने लगी है। दोनों पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा का तनाव खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा से फोन पर बातचीत की है और सार्थक बातचीत के जरिए इसका हल निकालने की कोशिश की गई है। इससे पहले जो 26 जुलाई को दोनों राज्यों के बीच हिंसक हुई थी उसमें 6 पुलिसकर्मियों के साथ एक आम नागरिक भी मारा गया था। 50 से अधिक लोग घायल हुए थे। उसके बाद गृह मंत्री द्वारा अपील की गई थी कि अभी शांति बहाल की जाए ताकि इसका सुचारू रूप से हल निकाला जा सके। लेकिन असम के मुख्यमंत्री विश्वा शर्मा ने वहां पर 4000 कमांडो की नियुक्ति कर दी थी कि अगर मिजोरम किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। लेकिन अभी यहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल कर दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है सैटेलाइट नेविगेशन विकास की ऊंचाई छूने को तैयारी में जुटा। और ये जो एक मिशन है वो इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो सैटेलाइट नेविगेशन है सिस्टम वो होता क्या है। देखिए, जिसे उपग्रह नौवहन प्रणाली कहते हैं, कृत्रिम उपग्रहों की एक प्रणाली को कहते हैं ये सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, जो विश्व में सर्वत्र भू स्पेशियल पोजीशन प्रदान करने में समर्थ हो। इस प्रणाली की सहायता से छोटे इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर अपनी स्थिति की अत्यंत यथार्थता यानी परसेप्शन से गणना कर लेते हैं। भारत का उपग्रह आधारित नेविगेशन और वृद्धि सेवा क्षेत्र को विकास के ऊंचे पायदान तक पहुंचाने की तैयारी में जुटा है इसरो, और इसे भारतीय उपग्रह नेविगेशन नीति 2021 का भी नाम दिया गया है। इसके मसौदे को अब सार्वजनिक परामर्श के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वेबसाइट पर रखा जाएगा, यानी कि इसमें सुझाव मांगे जाएंगे। भारत का उपग्रह आधारित नेविगेशन और वृद्धि सेवा के क्षेत्र को विकास के ऊंचे पायदान तक पहुंचाने की तैयारी में जुट गया है। इसे प्रभावी विकास, संचालन और रखरखाव के लिए नीतिगत प्रस्ताव लाया जाएगा। अंतरिक्ष विभाग सैटेलाइट आधारित नेविगेशन के लिए एक व्यापक और मूल राष्ट्रीय नीति तैयार करने की योजना बना रहा है। इसे भारतीय उपग्रह नेविगेशन नीति 2021 का भी नाम दिया गया है। इसके मसौदे को अब सार्वजनिक परामर्श के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वेबसाइट पर रखा गया है। इसके बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। यह उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने, उपयोग बढ़ाने, सेवाओं के प्रगतिशील विकास की दिशा में काम करने और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने पर जोर देने के साथ उपग्रह आधारित नेविगेशन और वृद्धि सेवाओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहता है। इसरो के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि ये पूरा जो मिशन है वो इसरो ही कर रहा है। इसरो, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसकी जो स्थापना है 1969 को, 15 अगस्त 1969 को की गई थी विक्रम साराभाई द्वारा। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से, और एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है मर्यादा में रहे संसदीय विशेषाधिकार, और ये आर्टिकल लिखा गया है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा। अभी आपने देखा होगा कि संसद की कार्यवाही को किस तरीके से बाधित किया जा रहा है, और ऐसे ही कई उदाहरण हैं जिसमें कार्यवाही जो है वो बाधित की जाती है। हालांकि संसद को और
प्रतिनिधियों को एक विशेषाधिकार प्राप्त होता है, लेकिन क्या उस विशेषाधिकार का हनन इस तरीके से किया जाना चाहिए? आप अपने विशेषाधिकार का जो उपयोग है वो गलत तरीके से करते हैं और गलत कार्यों में करते हैं। यदि कि किसी बिल को पास करने में आप अवरोध करते हैं, हंगामा करते हैं, तो ये सब बातें इस आर्टिकल में बताई गई हैं कि किस तरीके से संसद की कार्रवाई को ना चलने देना ये संसद की मर्यादा के भी खिलाफ है, और जो आपको विशेषाधिकार मिला है आप उसको भी कहीं ना कहीं इसमें कमजोर कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं उसका। संसद को सर्वोच्च विधायी अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय ने भी संसद की व्यवस्था को संविधान का आधिकारिक ढांचा बताया है। संसद के अपने विशेषाधिकार हैं। विशेषाधिकार संसद सदस्यों को भी प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 में कहा गया है कि संविधान के उपबंधों, संसद की प्रक्रिया के नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन संसद के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आगे इसी अनुच्छेद के खंड 2 में उल्लिखित है कि संसद या संसद की समिति में सांसद द्वारा कही गई किसी बात या मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। संप्रति विपक्ष के कुछ सांसद विचार संयंत्र को शोर संयंत्र मानते हैं। वे हंगामा और व्यवधान को भी संसदीय कार्रवाई का अंग मानते हैं। वो इसलिए कहा करते हैं क्योंकि जो 105 का अनुच्छेद 105 का खंड 2 है उसमें यह बताया गया है कि संसद या संसद समिति में अगर कोई सांसद कोई बात बोल देता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, और इसी का ये सांसद गलत फायदा उठाते हैं, हंगामा करते हैं। सदन और उसके सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार संसद संचालन की सुविधा के लिए है, ना कि आपराधिक कृत्यों के सुरक्षा का कवच। केवल विधानसभा में हुए उपद्रव के मुकाबले में सर्वोच्च न्यायालय ने यही फैसला सुनाया है। सबसे पहले आप कुछ पॉइंट समझा लेते हैं कि संसद क्या होती है। देखिए, संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, राज्यसभा राज्य की परिषद, लोकसभा लोगों का सदन होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। संसद के कार्य की बात कर लेते हैं या सांसद के कार्य की बात कर लेते हैं। जनता, समाज की अपेक्षा, मांग के अनुरूप समाज, देश के हित में सरकार से कई कानून बनाने के लिए आग्रह करना, प्रचलित कानून में सुधार या नए कानून की आवश्यकता सदन के सामने पेश करना, सदन में कामकाजी विषय की चर्चा में भाग लेना और अपना वैचारिक योगदान देना, ये सब सांसद के कार्य हैं। अब संसद की बैठक कब बुलाई जाती है? गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ऐसे संयुक्त अधिवेशन बहुत कम होते हैं और ऐसा केवल अभी तक 3 बार हुआ है, जो दहेज विरोधी अधिनियम 1959 है, बैंक सेवा आयोग निस्तारीकरण अधिनियम 1978 है और आतंकवाद रोकने के लिए 2002 अधिनियम को पारित करने के लिए उस समय पर संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। लोकसभा का सदस्य कितनी सदस्यता है? 552 होगी, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाएगा। वर्तमान में सदन के सदस्यों की संख्या 545 है। अब यहां पर अनुच्छेद 105 हम लोगों ने देखा, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में 2 विशेषाधिकार बताए गए हैं। पहला विशेषाधिकार है संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता और दूसरा है सदन की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। संसदीय विशेषाधिकार कुछ विशेष अधिकार और रियायतें हैं जो संसद के दोनों सदनों, सदस्यों और संसद की समितियों में भाग लेने वालों को मिलती है। सांसदों का सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है सदन और उसकी समिति में पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने विचार रखने की छूट। संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। संसदीय विशेषाधिकारों की सूचियां तैयार की जा सकती हैं। अब जब आप कुछ कहेंगे, उस आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होनी, तो आप कुछ भी कहिए,
शोर मचाइए, हल्ला करिए, क्योंकि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अगर हम भारत के लोकतंत्र के सूचकांक की बात करें तो जो 2020 का लोकतांत्रिक सूचकांक था उसमें भारत 53वें स्थान पर था। और ये जो रिपोर्ट है वो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित की जाती है। आर्टिकल में अब देखते हैं कि विशेषाधिकारों का उद्देश्य संसदीय स्वतंत्रता, प्राधिकार और गरिमा की रक्षा रहा है। न्यायालय सभा की कार्यवाही नहीं जांच सकते, लेकिन आपराधिक कार्यों के संरक्षण के उद्देश्य से अपराध कर्म को विशेषाधिकार नहीं माना जा सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा के एक सदस्य ने अपने माइक को लाउड स्पीकर से जोड़ने के लिए ऑपरेटर पर झल्लाकर पेपरवेट फेंक दिया था। अध्यक्ष के माइक पर झपट्टा मारा, सदस्य को सभा से निष्कासित कर दिया गया और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धाराओं में दोषी पाया गया था। सदन बाहुबल प्रदर्शन का स्थान नहीं है, यह संवाद का श्रेष्ठतम मंच है, लेकिन यहाँ का दल तंत्र ही सदन में बाधा डालने की योजना बनाता है। सांसदों और विधायकों के हुड़दंग के निर्देश दिए जाते हैं ताकि सदन की कार्रवाई, यानी विपक्ष इस पर ज़्यादा गौर करता है और ज़्यादा इसमें हुड़दंग करता है। संसद में सदन संचालन की सुस्पष्ट नियमावली है, फिर भी हंगामा है। आखिर संसदीय कार्यवाही के मुख्य घटक क्या हैं? कुछ समय पहले राहुल गांधी ने सदन में आंख मारने का विचित्र कौशल दिखाया था। लोकसभा नियमावली में संसदीय दीर्घा का संज्ञान लेने पर रोक है। राहुल जी ने दर्शक दीर्घा में बैठे युवकों का ध्यान आकर्षित किया था। कागज छीनने फाड़ने की घटना ताजी है। क्या ऐसे कृत्य भी सदन के विशेषाधिकार हैं? नेक्स्ट आर्टिकल है महिलाओं को कमतर दिखाने की कोशिश। देखिए, यहां पर महिलाओं की स्थिति प्रथम विश्व युद्ध से या फिर आप कह सकते हैं उससे पहले से लेकर अभी तक दर्शाया जा रहा है। इसमें यह बताया जा रहा है कि आज भी महिलाओं को कई कार्य क्षेत्रों में पुरुषों का ऑप्शन माना जाता है। उनका स्थान नहीं ले पाई हैं महिलाएं, लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन माना जाता है। जब अब जैसे कोविड-19 का उदाहरण ले लीजिए कि जब कोविड-19 में जब उसमें नौकरियां जाने लगी, बेरोजगारी होने लगी, तो महिलाओं को एक आंकड़े के अनुसार महिलाओं को ज़्यादा तौर पर नौकरी से हटाया गया है, पुरुषों को नहीं हटाया गया। पुरुषों को बहुत कम प्रतिशत में हटाया गया है महिलाओं की अपेक्षा। तो यानी कि महिलाएं आज भी समाज में वो स्थान नहीं हासिल कर पा रही हैं जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल लिखा है समाजशास्त्र की प्रोफेसर ऋतु सारस्वत द्वारा। ये बताती हैं कि देश काल की सीमाओं से परे दुनिया भर में आपदा अपने चाहे किसी भी स्वरूप में क्यों न आए, उसके सर्वाधिक दुष्परिणाम आधी आबादी यानी महिलाओं के हिस्से में आती है। इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया रिपोर्ट से होती है। ILO की रिपोर्ट बताती है कि कोविड-19 ने पुरुषों की तुलना में महिलाओं की नौकरी को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। एक और वे महिलाएं हैं जिन्हें उनके नियोक्ताओं ने आर्थिक मंदी के चलते काम से बाहर कर दिया, और दूसरी वे हैं जिन्होंने बीते 1.5 साल में पारिवारिक जिम्मेदारियों के निरंतर बढ़ते दबाव के कारण स्वयं रोजगार छोड़ दिए हैं। अमूमन यह तर्क दिया जाता है कि जब महिलाएं काम से बाहर हो रही थी तभी पुरुषों के भी रोजगार छीने गए। इसलिए सिर्फ महिलाओं की बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। परंतु क्या वास्तविकता इतनी भर है? इससे इतर कुछ और भी सत्य है। इसकी चर्चा हम जानबूझकर नहीं करना चाहते हैं। क्या यह सच नहीं है कि महिलाएं कितनी भी प्रतिभाशाली हों और शिक्षित क्यों ना हों, उन्हें पुरुषों के मुकाबले नौकरी का अपेक्षाकृत कम हकदार माना जाता है? क्या यह सच नहीं है कि महिलाओं की पहली प्राथमिकता समाज द्वारा परिवार की देखभाल निश्चित की गई है? अगर पेशेवर जिम्मेदारियां किसी भी रूप में पारिवारिक जिम्मेदारियों के आड़े अड़चन बनती है तो महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे त्वरित रूप से अपने पेशेवर जिंदगी का त्याग करें। यानी कि जब महिलाएं जब जॉब करती हैं और उनके सामने जब पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो उनसे ये आशा की जाती है कि वो अपनी पेशेवर जिंदगी को यानी कि अपनी जॉब को छोड़ दें, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाएं। आगे बताया जा रहा है कि इस तथ्य की तहत प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध को ले लें तो 18वीं सदी तक स्त्री को घरेलू दायरों तक सीमित रखने वाली वैश्विक सोच यकाएक प्रथम विश्व युद्ध के समय तब प्रदर्शित हो गई जब सभी
स्वस्थ पुरुष सेना में शामिल होने के लिए चले गए। पुरुषों द्वारा खाली जगह की भरपाई महिलाओं द्वारा करने के लिए मुहिम चलाई गई। महिलाओं को राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य और उनकी विपुल क्षमताओं को याद दिलाया गया। यहाँ काम करते हुए उनकी, आप कह सकते हैं कि, महत्व को समझा गया। यहाँ तक कि 6000 रूसी महिलाएं बटालियन ऑफ डेथ का हिस्सा बनी। परंतु जैसे ही युद्ध की समाप्ति की ओर बढ़ा, द रेस्टोरेशन ऑफ प्री वॉर प्रैक्टिस एक्ट 1919 ने महिलाओं पर दबाव बनाया कि वे अपने पद छोड़ दें, जिससे विश्व युद्ध से लौटे सैनिक पुनः अपना कार्यभार ग्रहण कर सकें। तो ये तमाम बातें किसी भी वैधानिक शोध से आज तक सिद्ध नहीं हो सकी हैं। अलबत्ता वैज्ञानिकों ने दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला में 9000 साल पुराने एक ऐसे स्थान का पता लगाया जहां महिला शिकारियों को दफनाया जाता था। इस खोज ने उन सभी दावों को एक सिरे से खारिज कर दिया जो महिलाओं की भूमिका को आदिम काल से ही परिवार और बच्चों की देखभाल तक सीमित कर रहे थे। यह सत्य है कि एक सामाजिक प्रक्रिया के बतौर श्रम के लैंगिक विभाजन के फलस्वरूप महिलाएं भी सामाजिक लिंग रचनाओं को अपने मन मस्तिष्क पर बैठा चुकी हैं, परंतु क्या यह सभ्यता के विकास की अधूरी और अमानवीय परिभाषा नहीं है? देखिए, महिलाओं को पुरुषों के बराबर कानूनी अधिकार और नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना होगा कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। इसके बावजूद भी महिलाओं की आधी आबादी को आज भी लगभग पूरी दुनिया में बराबरी का अधिकार नहीं है। भारत समेत ज़्यादातर विकसित राष्ट्रों में भी लैंगिक समानता की स्थिति संतोषजनक नहीं है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूएन वीमेन ने मंगलवार को, यानी कि अभी फिलहाल में ही, एक रिपोर्ट पेश करी थी जिसमें ये स्थिति आ रही है। रिपोर्ट कहती है कि परिवार एक विविधता वाला स्थान होता है जहां अगर सदस्य चाहे तो लड़के लड़कियों और महिलाओं व पुरुषों के बीच समानता के बीच आसानी से बोए जा सकते हैं। यानी कि आप अगर उन्हें इक्वलिटी देना चाहते हैं तो आप परिवार से ही शुरू करिए। यूएन वीमेन की कार्यकारी निदेशक फ्यूमिल्जे ग्लुका ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि इसके जरिए जो परिवार है उसको प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए और उनको ही ये जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए कि वे इस जो असमानता है उसको घटाए। आज के दौर में लगभग 3 अरब महिलाएं ऐसे देश में रहती हैं जहां वैवाहिक जीवन में बलात्कार को अपराध नहीं समझा जाता, लेकिन अन्याय और अधिकारों का उल्लंघन अनेक अन्य रूपों में होता है। लगभग 5 में से 1 देश में लड़कियों को लड़कों के समान संपत्ति और विरासत के अधिकार नहीं मिलते हैं। लगभग 19 देशों में महिलाओं को अपने पति का आदेश मानने की कानूनी बाध्यता है। इससे भी ज़्यादा विकासशील देशों में लगभग 1/3 विवाहित महिलाओं ने बताया कि उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में खुद निर्णय लेने का अधिकार तक नहीं होता है। वैश्विक स्तर पर 38% परिवारों में दंपतियों के पास बच्चे और 27% परिवारों में निकट परिजनों के अलावा अन्य संबंधित रिश्तेदार भी रहते हैं, जिन्हें व्यापक परिवार कहा जाता है। ऐसे परिवार जिसमें सिर्फ एक ही अभिभावक है और वो भी महिला, उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 8% है। देखिए, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो यूएन वुमेन्स की रिपोर्ट थी, उसमें सिफारिशें भी की गई थी कि परिवार संबंधी कानूनों में ऐसे बदलाव किए जाएं जिनसे महिलाओं को अपने विवाह के बारे में सभी निर्णय लेने का पूरा अधिकार हो और परिवार संसाधनों को भी महिलाओं का हिस्सा सुरक्षित हो। परिवार संबंधों के अनेक रूपों को मान्यता दी जाए, जहां महिलाओं को साथ रहने को भी मान्यता मिले और समान लिंग पर आधारित संबंधों को भी स्वीकार किया जाए। तो ऐसे कई सुझाव थे जो दिए गए थे। सीमा विवाद समाधान। देखिए, असम और मिजोरम का सीमा विवाद हम न्यूज़ आगे पिछले जो आर्टिकल था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से और इसमें जीएसटी संग्रह फिर 1 लाख करोड़ के ऊपर। तो सबसे पहले हम जानते हैं जीएसटी क्या होता है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। जीएसटी को देश का सबसे बड़ा कर सुधार माना जाता है। इसके लागू होते ही सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी जैसे कई अप्रत्यक्ष करों से देश को मुक्ति मिल गई और उसकी जगह जीएसटी ने ले ली। आप कह सकते हैं कि एक देश एक कर व्यवस्था को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था।
जीएसटी 4 प्रकार की होती है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। पहला है CGST, ये केंद्र के हिस्से का टैक्स होता है। SGST, ये राज्य के हिस्से का टैक्स होता है। UGST केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से का टैक्स होता है। और IGST, ये केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से का टैक्स होता है। देश की इकोनॉमी में उम्मीद से बेहतर सुधार के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। रविवार को वित्त मंत्रालय ने बताया कि जुलाई में जीएसटी मद में 101.16 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। यह पिछले वर्ष जुलाई के मुकाबले 33% ज्यादा है। इस वर्ष जून में जीएसटी संग्रह राशि 92,849 करोड़ की थी। पिछले 9 महीने के दौरान जून को छोड़कर मासिक जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है, जो बताता है कि कोरोना महामारी के बावजूद अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र मजबूत व गतिशील बने हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत की कुछ आर्थिक नीतियों की वजह से अमेरिका चिंतित। पिछले हफ्ते भारत के दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की यात्रा के दौरान अफगानिस्तान, हिंद प्रशांत, कोरोना महामारी से जुड़े मुद्दों पर जो बातचीत हुई है वो इस समय मीडिया की सुर्खियों में छाई हुई है। लेकिन ब्लिंकन और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हुई वार्ता में दोनों देशों के मौजूदा कारोबारी रिश्तों को लेकर कुछ तल्ख मुद्दे भी उठे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत सरकार की तरफ हाल ही में प्रस्तावित ई-कॉमर्स नीति को लेकर अपने देश की आपत्तियां दर्ज कराई। भारत की तरफ से उन्हें आश्वस्त किया गया कि कारोबार व निवेश से जुड़े मुद्दों का आगामी ट्रेड समझौते में समाधान निकाला जाएगा। हालांकि दोनों देशों के बीच ट्रेड समझौते को लेकर वार्ता शुरू करने की तिथि अभी तय नहीं हुई है। अमेरिका के बारे में जान लीजिए। अमेरिका की जो राजधानी है यानी कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी। करेंसी है डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो कि 46वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। अब देखिए, म्यांमार में जो सैन्य तख्तापलट हुआ था उसके बाद सैन्य शासक का 2 साल में आम चुनाव कराने का वादा आया है। म्यांमार में सैन्य शासक मिन आंग लाइंग ने नवगठित कार्यवाहक सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका अपना ली है। साथ ही 2 साल के अंदर बहुदलीय आम चुनाव कराने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार आसियान की ओर से नामित किसी भी विशेष दूत के साथ काम करने को तैयार है और म्यांमार के राजनीतिक समाधान के लिए वह एशियाई देशों के साथ सहयोग करेगा। म्यांमार में निर्वाचित सरकार का तख्तापलट करके सैन्य शासन लाने के 6 माह बाद एक टीवी प्रसारण में सैन्य शासक और सीनियर जनरल मिन ऑंग लाइंग ने रविवार को कहा कि म्यांमार एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ उसके तय दायरे में काम करने को तैयार है। तो ये आज का 2 अगस्त 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।